वेरी वेरी वेलकम टू ऑल। साथियों, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सबों का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर फर्स्ट को पढ़ने वाले हैं और पेपर फर्स्ट में हम लोग यूनिट 9 को देखेंगे और यहाँ से कुल 5 प्रश्न आएंगे। 5 प्रश्न आएंगे और उसमें कुल 10 मार्क्स रहेंगे। आप अगर 5 के 5 सही करेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो इस यूनिट में 10 नंबर लाना आपके लिए किस प्रकार इजी होगा, क्या क्या हमें करना होगा, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उन सारे यूनिट्स को छुएंगे, इस यूनिट के उन सारे टॉपिक्स को टच करेंगे जहाँ से हमें 5 प्रश्न सही करने का मौका मिलेगा और हम 10 नंबर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो यूनिट 9 में हमारा है बेसिकली लोक विकास और पर्यावरण, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। बेसिकली पूरा जो चैप्टर है वो पर्यावरण के इर्द गिर्द रहेगा। बेसिकली हमें यहाँ पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। हर जो टॉपिक है इस यूनिट में, हर एक टॉपिक किसी न किसी तरह से आके ख़त्म कहाँ होता है, पर्यावरण पे। बेसिकली हमें पर्यावरण के बारे में A to Z जानना होगा, आरंभ से लेकर वर्तमान तक, अतीत से वर्तमान तक, पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, और इस तरह के वर्तमान में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कौन कौन से कॉप सम्मेलन हो रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में देखना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। और पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है, प्लेनेट है। और कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह में से 7 ग्रह पे जीवन नहीं है। पृथ्वी एकलौता ग्रह है जहाँ पे जीवन की सभी दशाएं मौजूद हैं और पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। तो ये हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, और इसमें जो जीवन यहाँ संभव है, इसके संभव बनाने में बहुत सारे कारकों का योगदान रहा है। इसी में हमारा इन्वायरमेंट या पर्यावरण जो है वही सबसे मेन है। अनुकूल पर्यावरणीय दशाएं हैं, अनुकूल इन्वायरमेंट सिस्टम है, इसीलिए यहाँ पे जीवन है। अन्य ग्रहों में जीवन नहीं है क्योंकि वहाँ अनुकूल पर्यावरण नहीं है। तो पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा आखिर पर्यावरण कहते किसको हैं, पर्यावरण कहते किसको हैं, पर्यावरण की परिभाषा क्या है। तो आपको ये सबसे पहले आपको जो ऑब्जेक्टिव मोड में पूछा जाता है पर्यावरण, तो पर्यावरण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाएगा पर्यावरण मूल रूप से किस शब्द से बना है। तो यह फ्रेंच भाषा के शब्द इन्वायरनर से बना है। इन्वायरनर ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, इन्वायरनर, इसी से बना है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। यह ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। अगर पर्यावरण की परिभाषा की बात करें तो पर्यावरण हम लोग मूल रूप से इसका 2 शब्दों से बना, परि और आवरण। अगर पर्यावरण को हम तोड़ दें, इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, परि प्लस आवरण। आवरण मतलब जगत यानी संसार जिससे घिरा है उसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। यहाँ पर हम क्या क्या आते हैं पर्यावरण में, जैसे जल, थल, वायु, अन्य सभी चीज़ें जो हमारे आसपास दिखती हैं। यानी पर्यावरण को अगर हम परिभाषित करें तो कह सकते हैं सामान्यतः किसी स्थान विशेष में मानव के चारों ओर, हम लोग मानव हैं तो मानव के चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो जल हो, थल हो, वायु हो या अन्य सभी चीज़ें, पहाड़ हो, पर्वत हो, नदी हो, हर चीज़ जो उसके चारों ओर उसको घेरे हुए है वह सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहलाता है। और मनुष्य पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है। मनुष्य से पर्यावरण भी प्रभावित होता है और पर्यावरण मनुष्य से प्रभावित होता है और मनुष्य भी पर्यावरण से प्रभावित होता है। तो हम लोग ये देखते हैं दैनिक जीवन में और महसूस भी करते हैं पर्यावरण
और जो मनुष्य का संबंध है आपस में क्या है, अन्योन्य आश्रित, जिसको बोलते हैं एक दूसरे पर आश्रित, एक दूसरे पर निर्भर है। एक के बिना दूसरे का रहना पॉसिबल नहीं है। पर्यावरण और मनुष्य या कोई भी प्राणी, जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। और इस अनुसार से पर्यावरण के दो रूप देखे जाते हैं, पर्यावरण अनुकूल, पर्यावरण अनुकूल अगर रहा और दूसरा प्रतिकूल रहा। अनुकूल, अनुकूल क्या हो गया, जीवन के लिए जरूरी दशाएं मौजूद रहती है। अनुकूल पर्यावरण उसे कहते हैं जहां पे जीवन के लिए सभी आवश्यक दशाएं मौजूद रहती है। पृथ्वी पे पर्यावरण कैसा है, पृथ्वी पे हमारा पर्यावरण कैसा है, अनुकूल है। और अन्य ग्रहों पर कैसा है, प्रतिकूल, जहां जीवन के लिए हानिकारक दशाएं रहती है, वहां जीव जंतु नहीं रह सकते हैं, मनुष्य नहीं रह सकते हैं। तो पर्यावरण की दो दशाएं हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल मतलब जीवन जीने के लिए जरूरी हर दशाएं वहां मौजूद है, यहाँ पे व्यक्ति अपना डेवलप कर सकता है, कोई भी प्राणी विकास कर सकता है, वो सारी दशाएं अनुकूल में मौजूद रहता है। जबकि प्रतिकूल में उसके जीवन के लिए हानिकारक होता है, वहां व्यक्ति या जीव जंतु खुद को डेवलप नहीं कर पाता है। पर्यावरण की इसी स्थिति को देखते हुए कि पर्यावरण में अनुकूल भी दशाएं हैं और प्रतिकूल भी दशाएं हैं, इन दो स्थितियों को देखते हुए यूरोपीय विद्वानों ने कुछ सिद्धांत दिए हैं और उन दो सिद्धांतों के बारे में हम लोग देखेंगे। कि पर्यावरण नीतिवाद एक सिद्धांत चला, ये 19वीं सदी में यूरोप से। 19वीं सदी किसको कहते हैं, यानी उसको कैसे लिखेंगे, 1801 से, 1801 से लेकर जो हमारा 1900 तक होगा, 1900 तक, ये हो जाता है 19वीं सदी। 19वीं सदी, तो 19वीं सदी में यूरोप में ये थ्योरी डेवलप हुई, पर्यावरण नीतिवाद या इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, इसके अनुसार कहा गया है कि पर्यावरण निर्धारित करता है कि किसी संस्कृति का कैसा विकास होगा। यानी ऑल इन ऑल कौन है, पर्यावरण। इन्वायरमेंट को ऑल इन ऑल माना गया, इसलिए इसको पर्यावरण नीतिवाद कहा गया है। कहा है कोई संस्कृति डेवलप होगा, कोई संस्कृति का जो विकास होगा उसको निर्धारित कौन करेगा, उसको निर्धारित करेगा पर्यावरण। यानी पर्यावरण ऑल इन ऑल है, इसीलिए यहाँ पे पर्यावरण को एक नंबर पे रखा गया है, इसलिए इसका नाम भी है पर्यावरण नीतिवाद। और ये सिद्धांत कब आया, 19वीं सदी में, और कहाँ से विकसित हुआ, यूरोप से। इसी तरह जो दूसरा सिद्धांत आया, कोई भी सिद्धांत आता है उसके काउंटर में फिर नया सिद्धांत आता है, तो उसी प्रकार दूसरा सिद्धांत आया पर्यावरण संभाव्यता, जिसको कहते हैं इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म। इसमें कहा गया, इसके अनुसार पर्यावरण लोगों की गतिविधियों को कई मायने में अवरुद्ध कर सकता है। क्या करता है, पर्यावरण लोगों की गतिविधियों को कई मायने में अवरुद्ध कर सकता है, लेकिन यह तय नहीं कर सकता कि वे सटीक रूप से कैसे व्यवहार करें। यानी वो पर्यावरण हाँ अवरुद्ध जरूर कर सकता है, लेकिन अवरुद्ध कर सकता है, लेकिन वो कभी भी ये सटीक रूप से तय नहीं कर सकता है कि वो कैसा व्यवहार करेंगे। पर्यावरण ऑल इन ऑल नहीं है, यहाँ ऑल इन ऑल को किसको माना गया, ऑल इन ऑल मनुष्य को माना गया। मनुष्य यहाँ पर निर्णायक भूमिका में आ गया, यहाँ पे मनुष्य आ गया निर्णायक भूमिका में। इस सिद्धांत का जो विकास हुआ मूल रूप से तकनीकी टेक्नोलॉजी के विकास के कारण विकसित हुआ। क्योंकि हम लोग जरा इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अभी गर्मी का दिन आने वाला है, पूरा गर्मी है, मौसम में पूरा गर्मी है, यानी पर्यावरण हमारा जो है गर्म हो गया है, गर्मी का दिन आ गया है। तो पर्यावरण कहता है कि हमें गर्मी को सहन करना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एसी लगा लेते हैं, कूलर लगा लेते हैं, फैन चला लेते हैं। ये क्या होता है, हम पर्यावरण को अपने अनुकूल बना लेते हैं। यानी मनुष्य तकनीकी के माध्यम से निर्णायक भूमिका में आ जाता है। हमारे जीवन को पर्यावरण अवरुद्ध कर रहा है कि हमें गर्मी लग रही है, हम गर्मी से परेशान हैं, हमारी परिस्थिति को अवरुद्ध कर रहे हैं, लेकिन हम उसको सॉल्व भी कर पा रहे हैं
तकनीकी के विकास के माध्यम से। एसी लगा लिए, कूलर लगा लिए तो हम गर्मी से निजात पा लेते हैं। तो इस तकनीक, ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का विकास जब हुआ तो उन्होंने इस सिद्धांत को रिप्लेस कर दिया और इस सिद्धांत को लागू कर दिया। नहीं, पर्यावरण में ऑल इन ऑल कौन है? मनुष्य। और यहाँ पर जो ऑल इन ऑल किसको माना गया था? पर्यावरण को। पर्यावरण नीतिवाद और ये पर्यावरण संभाव्यता। इसी प्रकार कुछ टर्म्स हैं जिसे हम लोगों को यहाँ पे जानना चाहिए। वो टर्म्स हैं प्रजाति, जनसंख्या और समुदाय, यानी स्पीसीज, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। ये सारे टर्म से भी प्रश्न आते हैं और हम लोग बाद में क्लासेस के बाद ये डिस्कस भी करेंगे कि किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। एक एक चीज़ को देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आखिर प्रजाति क्या होती है, जनसंख्या क्या होती है और समुदाय। तो स्टार्ट करते हैं प्रजाति। यानी प्रजाति वैसे जीव जो शारीरिक लक्षणों में समानता रखता है, यानी जो शारीरिक, उनके शरीर का जो वेशभूषा होता है, उनके जो शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपस में समान होते हैं, समानता रखता है। प्रजाति के सदस्यों में अंतः प्रजनन होता है, यानी अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर सकता है। अंतः प्रजनन मतलब अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर सकता है और वो संतान भी क्या होगा? उसी के जैसा होगा। अगर एक प्रजाति का है तो संतान भी उसी के जैसा होगा। जैसे मनुष्य के बीच समानता है, मनुष्यों में अंतः प्रजनन होता है और वो अपनी जैसी संतान की भी उत्पत्ति कर सकता है और वो संतान भी उसी की तरह दिखेगा, उसी की तरह उसका भी लक्षण होगा। ऐसा नहीं कि हम मनुष्य हैं, किसी मनुष्य का सुने कि उसका बच्चा जो हाथी पैदा हो गया, भालू पैदा हो गया। मनुष्य है तो मनुष्य ही पैदा होगा। तो एक प्रजाति दूसरे प्रजाति से लक्षणों में भिन्न होता है और अपनी प्रजाति में वो समानता रखता है। ये इसका मेन गुण होता है, जिसका मेन प्रॉपर्टी होता है कि शारीरिक लक्षणों में समानता, अंतः प्रजनन। दो चीज़ों को आप याद रखेंगे, ये उनके परिभाषा में रहेगा ही, दो टर्म्स। अब है जनसंख्या। जनसंख्या क्या है? बिल्कुल हम लोग सभी परिचित हैं जनसंख्या क्या होता है। काउंटिंग, गिनना। तो इसको अगर परिभाषा के रूप में देखें, जनसंख्या एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या है। एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या है जो एक ही समय में एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जिसका आपस में अंतः प्रजनन होता है। यानी जनसंख्या की जो परिभाषा है उससे निकलकर ये आती है, एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या है। यानी हमें अगर जनसंख्या का निर्धारण करना हो, ऐसा नहीं कि जब हम जनसंख्या निर्धारण कर रहे हैं तो 10 गो आदमी को गिन लिए और 10 गो भालू को गिन लिए और मिला लिए कि यहाँ पे इतना है। क्या इतना है? न मनुष्य, न जानवर, न भालू। तो नहीं, एक ही प्रजाति को हमको गिनना है। जब हम भालू के बारे में गिनेंगे या टाइगर के बारे में गिनेंगे, एलिफेंट के बारे में गिनेंगे तो सिर्फ टाइगर, एलिफेंट में सिर्फ एलिफेंट। अगर हम मनुष्य को गिना सिर्फ मनुष्य, उसमें फिर दूसरा प्रजाति को मिक्स नहीं कर सकते हैं, तो जनसंख्या फिर आपका काउंटिंग नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं एक ही प्रजाति वहाँ पे रहेगी। जब भी जनसंख्या का निर्धारण किया जाएगा तो एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या है जो किसी एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में, और जब भी जनसंख्या निर्धारण होगा एक उसका एक पर्टिकुलर एरिया होगा, पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र होगा और उस एरिया में जितने लोग रह रहे हैं उसका काउंटिंग किया जाएगा और आपस में अंतः प्रजनन होता है। जैसे कि हम लोग भारत में देखते हैं जनगणना होती है, कितने पॉपुलेशन है उसका गणना अलग होता है। फिर पशु गणना होता है। ये नहीं कि मनुष्य के साथ पशु को भी गिनते चलेगा कि 10 आदमी है और 5 को जानवर है तो 15 हो गया, नहीं, उसका अलग, एनिमल का अलग और मनुष्य का अलग होता है। तो यहाँ पे दो टर्म को याद रखिएगा, जब भी जनसंख्या की परिभाषा रहे, एक प्रजाति और दूसरा विशेष भौगोलिक क्षेत्र। दो पॉइंट या की वर्ड जिसको कहते हैं, जनसंख्या के डिफिनेशन में दो की वर्ड होंगे। तो पहला एक ही प्रजाति और किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र। अगला है समुदाय, कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? तो समुदाय वह मानव समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए निश्चित भूभाग में सामुदायिक भावना द्वारा संगठित किया गया है। दूसरे शब्दों में जनसंख्या को उसके सामाजिक परिवेश में समुदाय कहते हैं। अब जनसंख्या बहुत बड़ी है, अब उस जनसंख्या में से कुछ लोग जो क्या करते हैं, एक निश्चित भूभाग में सामुदायिक भावना से रहते हैं कि आपस में
एक मेल मिलाप की भावना से संगठित होकर रहते हैं, तो उसे ही हम लोग समुदाय कहते हैं। आपस में एकता की भावना, आपस में सहानुभूति की भावना उनके बीच देखी जाती है। जैसे अगर हम लोग टीचर हैं, एक शिक्षक समुदाय, आप स्टूडेंट हैं तो एक छात्र समुदाय बनता है। अगर जाति की बात करें तो हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, आपस में उसे अपनापन और आपस में एकता की भावना से जोड़े रखती है। उसका संस्कृति, उसका रहन सहन मिलता जुलता रह दिखेगा आपको। तो यानी समुदाय मानव समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए निश्चित भूभाग में सामुदायिक भावना द्वारा संगठित होते हैं और जनसंख्या को उसके सामाजिक परिवेश में समुदाय कहते हैं। इसका जो दूसरा शब्द में अगर देखा जाए, और यहाँ पे और एक टर्म आपको मिलेगा जो कि पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, वो होता है कुछ जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर। ये क्या होता है? तो जन्म दर में भी देखा जाता है किसी देश या किसी एरिया या कोई क्षेत्र, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई देश या कोई राज्य या कोई भी छोटा सा क्षेत्र में प्रति हजार व्यक्तियों पर एक वर्ष में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। यानी अगर ये एक एरिया है तो यहाँ पर एक साल के अंदर 1000 लोगों की आबादी में जो प्रति हजार यानी 1000 लोगों पर एक वर्ष में कितने नए बच्चे का जन्म हुआ, इस निश्चित एरिया में एक साल के अंदर प्रति 1000 व्यक्तियों के आधार पर कितने नए बच्चे का जन्म हुआ, उसे ही जन्म दर कहा जाता है। तो जन्म दर हो गया। इसी तरह मृत्यु दर, इसी तरह किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक साल में मरने वाले लोगों की संख्या। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव में क्या याद रखना है, प्रति 1000 पर काउंटिंग होता है। कभी कभी बच्चा गलती क्या करता है, इसको प्रतिशत में मान लेता है और 100 में बात करने लगता है। नहीं, जब भी जन्म दर की परिभाषा होगी तो प्रति 1000 में होगी, मृत्यु दर की परिभाषा होगी तो प्रति 1000 में होगी। इनको परसेंटेज या 100 में समझने की भूल नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको जब जन्म दर की परिभाषा पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से जन्म दर के लिए सटीक परिभाषा कौन सा है, मृत्यु दर का परिभाषा कौन सा है, वहाँ कभी प्रति 100 व्यक्तियों पर दे देगा ऑप्शन में। तो आपको उन सब में फंसना नहीं है, प्रति 1000 देखना है। और दूसरा, किसी निश्चित क्षेत्र, ये 2 कीवर्ड्स है यहाँ का, 2 कीवर्ड्स को आप याद रखिएगा। इसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है, ये भी एक टर्म है, जनसंख्या वृद्धि दर। तो निश्चित क्षेत्र में 2 समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। 2 समय बिंदु, जनसंख्या वृद्धि दर की जब हम बात करेंगे तो हमको यहाँ पे 2 समय बिंदु के बारे में कंसीडर करना है। मान लीजिए अगर 2001 है और 2011, यानी 10 साल में जनसंख्या का क्या वृद्धि हुआ, तो हम लोग उसे जब निकालेंगे तो जो वृद्धि होगा वही जनसंख्या दर हो जाएगा। मान लीजिए पहले 2001 में 100 था जनसंख्या, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एरिया में 100 था, अब यहाँ हो गया 110, तो जनसंख्या वृद्धि दर कितना हो गया, 10 हो गया। तो कभी कभी होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा बढ़ेगा ही, कभी जैसे चाइना या कुछ कई यूरोपीय कंट्री ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या घट रही है, पहले 100 था अब वहाँ 80 हो गया, तो जनसंख्या क्या हो गया, घट गया, लेकिन वहाँ भी उसको हम वृद्धि ही पढ़ेंगे, जनसंख्या वृद्धि ही पढ़ेंगे। जनसंख्या वृद्धि क्या हो गया, ये नकारात्मक वृद्धि है, ये नेगेटिव वृद्धि है, और ये क्या है, पॉजिटिव वृद्धि है। तो उसको भी कभी भी आप ये मत समझिएगा अगर जनसंख्या घट रही है तो जनसंख्या वृद्धि नहीं है, वो भी जनसंख्या वृद्धि है। मीन्स 2 टाइम रहेगा, 2 समय बिंदु रहेगा, पहला दूसरा, और 2 समय बिंदु के बीच जनसंख्या में जो परिवर्तन होगा, बस आपको परिवर्तन समझना है, जनसंख्या में जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन बढ़ भी सकता है, परिवर्तन घट भी सकता है, लेकिन दोनों में ही कहलाएगा क्या,
जनसंख्या वृद्धि दर। तो जब घटेगा तो हम लोग उसको माइनस से डिनोट करेंगे। मान लीजिए -5 हो गया, -5% जनसंख्या घटा। अगर बढ़ा तो माइनस नहीं, सीधे 5% लिख देंगे। तो वही है कि आपका जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक और सकारात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है, चाहे वो 10 की हो। अगर 10 की से हमारे देश में जनगणना जो होती है 10 की होती है प्रत्येक 10 साल में। 2011 में हुआ था, अभी फिर 2021 में होना था, कोविड के चलते नहीं हो रहा है, लेकिन 10-10 साल में होता है। इसको हम लोग वार्षिक रूप में भी कंसिडर कर सकते हैं। मान लीजिए 1 जनवरी 2001 को क्या जनसंख्या थी और फिर हमको 31 दिसंबर 2001 को क्या जनसंख्या परिवर्तित होकर हुई, कितनी वृद्धि हुई या कितनी इसमें कमी आई, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। इसको हम लोग वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर बोलेंगे, इसको हम लोग दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर बोलेंगे। जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक यानी ऋणात्मक या सकारात्मक धनात्मक कुछ भी हो सकती है। अब हम लोग देखेंगे, ये पहला हमारा जो क्लास था आज, पहला क्लास हम लोगों ने इसे शॉर्ट में ही लिया। अब देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन कितने तरह से बन सकते हैं। सबसे पहला आपसे पूछा जाएगा अगर कि पर्यावरण किस शब्द का रूपांतरण है, तो पर्यावरण किस शब्द का रूपांतरण है, पहले ही बात किया इन्वायरनर। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव आपसे बन सकता है, पर्यावरण किस शब्द का रूपांतरण है, तो इन्वायरनमेंट। इन्वायरनर किस भाषा का शब्द है, तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। 2 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जो पर्यावरण की जो परिभाषा है, कि परिभाषा से संबंधित पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की सही परिभाषा है। तो पर्यावरण की परिभाषा से संबंधित आपसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इसमें से आपको जो सही लगेगा उसे चुनना है। तो सही कैसे, किसे आप चुनेंगे, तो सबसे पहले जो मैंने कीवर्ड्स बताया पर्यावरण की परिभाषा में, उसे आपको याद रखना है। क्या कह सकते हैं कि सामान्यतः किसी स्थान विशेष में मानव के चारों तरफ का आवरण जिससे वह घिरा है पर्यावरण कहलाता है, जिसमें सभी चीजें आती हैं, चाहे वो जल हो, थल हो, वायु हो या अन्य पहाड़, पर्वत, जंगल, जमीन, हर चीजें। तो आपको पर्यावरण की परिभाषा को याद रखना होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ने के लिए। अब अनुकूल पर्यावरण क्या होता है, प्रतिकूल पर्यावरण क्या होता है, आप समझ गए। अनुकूल, प्रतिकूल, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। अनुकूल पर्यावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं सही है, पूछ देगा। CO2 का लेवल इतना %, O2 का लेवल इतना %। तो आपको अनुकूल जो रहेगी, जो कि हमारे उन्नति के लिए, हमारे विकास के लिए सही रहेगी, वो अनुकूल, और जो विपरीत रहेगी, उसे हानिकारक रहेगी, वो प्रतिकूल। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, किस सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण को ही संस्कृति के विकास का मुख्य निर्धारण करता माना गया। किस सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण को ही किसी संस्कृति के विकास का मुख्य निर्धारण करता माना गया, तो पर्यावरण नीतिवाद, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसका विकास कहाँ हुआ था, यूरोप में। पर्यावरण नीतिवाद किस सदी में यह सिद्धांत आया था, तो 19वीं सदी में। इसी प्रकार पर्यावरण नीतिवाद को किस सिद्धांत ने रिप्लेस किया या किस सिद्धांत ने स्थानांतरित किया, तो पर्यावरण संभाव्यता, इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म। और इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म यानी पर्यावरण संभाव्यता में किसी संस्कृति के निर्धारण का मुख्य कर्ता-धर्ता किसे माना गया, तो यहाँ पर सबसे मुख्य कर्ता-धर्ता किसे माना गया, तो मनुष्य को। यहाँ पे मनुष्य को माना गया। आपसे एक क्वेश्चन ये भी बनेगा, पर्यावरण संभाव्यता सिद्धांत में मनुष्य को निर्णायक भूमिका में लाने में किस चीज की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो टेक्नोलॉजी, तकनीकी की। पर्यावरण संभाव्यता के सिद्धांत का विकास किस सदी में हुआ, 20वीं सदी में। कहाँ पर हुआ, यूरोप में। इस तरह के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। और जो डिफिनेशन कहा, प्रजाति, जनसंख्या, समुदाय और जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, इन सब के जो की पॉइंट मैंने बताए थे आपको, उस की पॉइंट को भी याद रखना है। जैसे प्रजाति में पहला
कि आपस में समानता और अंतःप्रजनन, ये 2 की पॉइंट है। जनसंख्या में एक ही प्रजाति और समय में और किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, 2 की पॉइंट। इसी प्रकार जन्म दर में आपको क्या की पॉइंट चुनना है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर, और एक टाइम, 2 टाइम बॉन्ड रहेगा, 2 टाइम बिंदु रहेगा, 2 समय बिंदु रहेगा, तो इसे भी आपको की पॉइंट के रूप में देखना है। मृत्यु दर में भी प्रति 1000 और 2 टाइम पॉइंट रहेगा, 2 समय बिंदु रहेगा, और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र रहेगा, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र दोनों में रहेगा। जनसंख्या वृद्धि, यहाँ भी 2 निश्चित समय बिंदु रहेगा, और परिवर्तन, बस परिवर्तन। अब परिवर्तन में वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है, और जनसंख्या वृद्धि दशकीय भी होगी, वार्षिक होगी, और जब वो वृद्धि होगी तो उससे धनात्मक, और जब उसमें कमी होगी तो ऋणात्मक। क्या, जनसंख्या वृद्धि दर, वृद्धि ही यूज करेंगे, ये नहीं कि जनसंख्या कमी दर, जनसंख्या वृद्धि दर नहीं, जनसंख्या कमी दर कभी नहीं होता है। आप इसे याद रखें, जब भी होगा जनसंख्या वृद्धि दर, चाहे वो कमी हो चाहे वृद्धि हो। तो आज के क्लासेस में इतना ही, फिर मिलते हैं। इसके नेक्स्ट कल हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा वो इकोलॉजी का होगा, पारिस्थितिकी का। तो इस तरह हम लोग पूरे पेपर 1 को कंप्लीट करेंगे, और बहुत ही कम समय में, और टारगेट हमारा है 2022 में आप सबको जीआरएफ मिले। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो ये हमारा क्लास 2 ही है, क्लास 2 था, और आप इससे जल्द से जल्द जुड़ जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको फिर से कल जब क्लासेस हो 5 बजे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप रेडी हो सकें। थैंक यू वेरी मच।